तो सबसे पहले बात चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुडधे को टिकट दिया है। पर्चा दाखिल करने के बाद फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार के काम के आधार पर जनता उन्हें दोबारा चुनेगी और महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी। एक ही लक्ष्य है, जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट भी इधर जारी कर दी है, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, नितिन राउत जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुडधे को उतारा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। 5 एसटी और 3 एससी उम्मीदवार हैं। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के बीच 85 सीटों को फॉर्मूला तय हुआ है, जबकि 18 सीटें एमवीए की छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं, जबकि 15 सीटों को लेकर बातचीत अभी जारी है। एमवीए की इन बड़ी पार्टियों में अब तक 158 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें शिवसेना उद्धव के 65 नाम और एनसीपी शरद के 45 नाम शामिल हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने बांद्रा ईस्ट से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जीशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए हैं। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। महाविकास अघाड़ी ने जीशान की सीट शिवसेना यूबीटी को दे दी है। जीशान सिद्दीकी की से बात की है हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। आप खफा है क्योंकि कांग्रेस ने जो है आपको टिकट नहीं दी, वो सीट जो है छोड़नी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस की सीट थी, वहां पर वरुण सरदेसाई को शिवसेना ने उतारा है, जबकि आपको सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि आपके फादर जो है बाबा, वो इतने सालों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। देखिए, महाविकास आघाड़ी का तो हमेशा से एक पहल रही है कि वो लोगों के साथ खेल खेलती है। मेरे साथ भी खेल खेले, मगर दुख इस बात का है कि इस कठिन समय में भी उन्होंने मेरे साथ खेल खेले। मगर ठीक है, जनता जवाब देगी, वोटों के द्वारा जवाब देगी। और मैं क्या ही कहूँ, हमने 5 साल बहुत काम किया है बांद्रपुर में, और कांग्रेस ने अपनी सिटिंग सीट शिवसेना उबट्टा को प्रेशर में आके दी है। ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी हार है और कैडर के लिए हार है। बाजार में आज हाहाकार और कोहराम मचा हुआ है। बिकवाली का दबाव बरकरार है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 663 पॉइंट गिरा है तो निफ्टी 219 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड के ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ ने कहा कि बाजार में पैनिक नहीं है, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता इसको पैनिक कहा जाएगा, बिकॉज अभी भी हम केवल 7-8% ही टॉप से डाउन है फॉर मिड कैप इंडेक्स, फॉर निफ्टी आल्सो 6-7%. Yes, there has been some accelerated fall in some of the overbought and overhyped sectors which have done exceedingly well in the last 2 years. तो वहां पे थोड़ा करेक्शन जरूरी था होना। अब उसका कोई टाइमिंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। बस हमने देखा है कई बार, हमारे पिछले कन्वर्सेशंस में भी आपको बोला था कि मिड कैप स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशंस है बहुत प्रीमियम पे है। मतलब मिड कैप इंडेक्स भी ही 35 हो गया था, विच वाज एट 60% प्रीमियम टू निफ्टी। विद इन दैट कुछ सेक्टर्स के पी 70-80 हो चुके थे और उतना अर्निंग्स में पेस दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा बहुत ये करेक्शन जरूरी भी था। वैल्यूएशंस को थोड़ा सा सैनिटी पे ले आएगा ये। और ऑफ कोर्स ये बात तो है कि FY25 के अर्निंग्स बहुत सॉफ्ट है। हमारा ये साल का अनुमान केवल 7% अर्निंग्स ग्रोथ का है। पहली बार हमने 4% अर्निंग्स कट भी देखा है इस बार। हालांकि वो 4% अर्निंग्स कट 80% उसमें से केवल 4 कंपनीज के वजह से आया है, बट फिर भी 7% अर्निंग्स ग्रोथ ऑन अ फुल ईयर FY25 बेसिस विल बी द फर्स्ट सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इन 5 years। तो काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत ये मार्केट को लाइट करेगा। जो एकदम रिलेंटलेस एकदम लीनियर तरीके से मार्केट बढ़ रहा था, करेक्ट होना बहुत जरूरी था। और ये काफी अच्छी बात है कि थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ रहा है। इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए। दिवाली मौका होता है शुभ निवेश का। इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विस्फोटक निवेश आइडियाज, ब्रोकरेज के कुछ ऐसे टॉप पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगे। सुनिए आप।
इस कड़ी में आज जानते हैं जेएम फाइनेंशियल्स की दिवाली पिक्स, जिसे बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, क्या है वो टॉप पिक्स जो दिवाली को जगमगा देंगे? देखिए, जेएम फाइनेंस की बात करें तो दिवाली पिक्स में बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं जो इनको पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनको लगता है कि 32% की अपसाइड है। 3500 रुपये के टारगेट के साथ ये खरीदारी की जो है वो सलाह दे रहे हैं। ऑब्वियसली रिलायंस की बात करें, जो जियो और रिटेल वर्टिकल है, यहाँ अच्छी खासी जो है अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा पावर ग्रिड यानी पावर सेक्टर को खेलने का एक जरिया, जहां 22% की अपसाइड जेएम फाइनेंस को लगती है कि आ सकती है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और जेएसपीएल जैसे काउंटर्स में भी 20 से 30% के बीच का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो लार्ज कैप्स में ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो इनको पसंद आ रहे हैं। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर, जिसका लोधा के नाम से हम कोड देख सकते हैं, 40% की अपसाइड इस रियल एस्टेट प्ले में जेएम फाइनेंस को लगती है कि मुमकिन है। इसके अलावा नाल्को जो मेटल स्टॉक है, मिड कैप में आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ 22% तक का रिटर्न मुमकिन है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और ई बसेस को खेलने का ये जरिया है, और यहाँ जो 2200 रुपये का टारगेट है, इसका मतलब ये है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 37% की अपसाइड आपको मिल सकती है। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से अशोका बिल्डकॉन, जहाँ 300 रुपये तक के टारगेट्स यानी 33% की अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से जेएम फाइनेंस को आती हुई दिखाई देती है। तो ये थे जेएम फाइनेंस के दिवाली आइडियाज़। तो वैसे तो बाजार में इस समय हाहाकार की स्थिति, और रिटेल निवेशकों को इस बाजार में क्या करना चाहिए, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा, मार्केट वहां से आता। चालू कारोबारी साल में 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजों ने वित्त मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकार को 7% का ग्रोथ हासिल करना क्यों इतना टफ लग रहा है? देखिए, यहाँ पे जो मुझे वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अब आज के हालात में 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट होना चालू कारोबारी साल में उनको थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। और ये चुनौती जो आ रही है, चुनौती सबसे ज़्यादा आ रही है कंजम्पशन के मोर्चे पे, यानी खपत के मोर्चे पे। आपने देखा शेयर बाज़ार में जो चिंता हुई, ताज़ा चिंता, वो ये थी कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं, उन्होंने कहा अपने कमेंट्री में कि हमारे यहाँ डिमांड कम हो रहा है, और ख़ास तौर से अर्बन शहरी इलाकों से मांग कम हो रही है, और कितनी जल्दी सुधरेगी उसकी उम्मीद नहीं दिख रही है। तो ये बातें सरकार को भी चिंतित कर रही हैं कि अर्बन इलाके में, शहरी इलाकों में डिमांड कम है, तो ये एक जीडीपी ग्रोथ को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दरअसल जीडीपी ग्रोथ को का हिसाब लगाने में 4 फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक होता है कंजम्पशन, जो आपको बताया कि उस पर काफ़ी ज़्यादा रुकावट है। दूसरा होता है एक्सपोर्ट, तीसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चौथा होता है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी देखें तो वहाँ भी लगातार गिरावट है, तत्काल उसमें बहुत तेज़ी आएगी इसकी भी संभावना नहीं दिख रही है। तीसरा फैक्टर होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर निजी कंपनियां करती हैं अपने विस्तार योजनाओं को लेकर के। तो वहाँ भी जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है, वहाँ भी एक सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं। अब रहा चौथा फैक्टर, वो है आपको सरकार की तरफ से होने वाला खर्च। ये बढ़ रहा है, सरकार बढ़ा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार भी मानती है कि 4 फैक्टर में से सिर्फ एक फैक्टर के सहारे हम जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। इसलिए 7% के ग्रोथ टारगेट को पाना थोड़ा सा उनको चुनौतीपूर्ण लग रहा है। यहाँ बताना ज़रूरी है कि आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% ग्रोथ का अनुमान दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे आगे कदम बढ़ाते हुए 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया था। लेकिन अब जैसा कि बताया कि वित्त मंत्रालय खुद शंका हो रही है कि शायद 7% पूरा कर पाए या ना कर पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। इधर एयरलाइंस को धमकी देने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। पिछले 11 दिनों के अंदर अब तक 250 से ज़्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। खबर पर पूरी डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बैक टू बैक सभी एयरलाइंस 250 से ज़्यादा धमकियां, न समझ आ रहा है कि कहां से आ रही है, ना इनका सिलसिला रुक रहा है, ऑपरेशंस हर्ट हो रहे हैं। क्या है ये सब और क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे कौन हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से भारतीय एयरलाइंस को धमकी देने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। धमकियों की संख्या 250 के भी पार पहुंच गई है। अधिकतर धमकियां देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादातर एक्स हैंडल्स और फेसबुक की आईडीज का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा रहा है। खासतौर पे कि
पुलिस को ट्रैक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इनके लिए मास वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके जरिए आईपी एड्रेस को आप हाइड कर सकते हैं। तो पुलिस को आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ये मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ये आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया है। इसकी लोकेशन लंदन और फ्रांस के अंदर भी ट्रैक की गई है। तो कई आईडीज को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है, लेकिन बहुत सारी आईडियां इसके पीछे ऑपरेट कर रही हैं। तो ऐसे में सरकार ने मेटा और एक्स दोनों से इसको लेकर के सहयोग मांगा है। उनसे कहा है कि आप हमें इनके आईपी एड्रेस पता मुहैया कराइए ताकि हमें पता चल सके कि कौन ये थ्रेट हमको दे रहा है और ये कहां से आ रही है। खासतौर पे कि इनको धमकियां देने के लिए डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो एजेंसीज हैं उनको लगता है कि एक बार अगर मेटा और एक्स इनके सही आईपी एड्रेस हमें पता दे देते हैं तो हमको इनको रोकने में काफी सारी मदद मिल जाएगी। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज। गुजरात के गांधीनगर में आज 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया। इस एक्सपो का मुख्य आकर्षण बुलेट ट्रेन है। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने NHSRCL के डायरेक्टर से बुलेट ट्रेन पर अब तक के काम और भविष्य की प्रगति पर खास बातचीत की। भारत में बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी, आइए जानते हैं नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे। सर बताइए कहां तक काम पहुंचा है? यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि हमने एक सूरत स्टेशन का मॉडल लगा रखा है और सूरत बिल्ली मोरा हमारा पहला प्रायोरिटी सेक्शन होगा जिसमें ट्रायल रन शुरू होंगे। तो सूरत स्टेशन उन पहले स्टेशनों में से है जो सबसे पहले रेडी होगा। और आप देख सकते हैं मॉडल, ये सूरत स्टेशन जो है ये सूरत में डायमंड्स का काम होता है, उसकी थीम पे ये स्टेशन बना हुआ है और इस पे काफ़ी काम हो चुका है और हम लोग टॉप पे आ चुके हैं। इसके ऊपर का जो शेड है वो उसका काम शुरू हो चुका है और ये स्टेशन नेक्स्ट ईयर रेडी हो जाएगा। गुजरात के कितने स्टेशन हैं और कब तक तैयार हो जाएंगे? गुजरात के 8वें स्टेशन पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ये के एंड तक स्टेशंस रेडी हो जाने चाहिए। क्या बुलेट ट्रेन टनल के अंदर से भी गुजरेगी? वहाँ किस तरह से काम हो रहा है? जी, टनल्स जो हमारे पास है, हमारा एक मेन टनल है वो 21 किलोमीटर की टनल है महाराष्ट्र में, थाने क्रीक के अंदर जाती है। इसमें 7 किलोमीटर अंडर सी टनल है और ये एक पहली बार ऐसी टनल बन रही है जो कि जिसमें कि 13.6 मीटर डाया के TBM मशीन्स यूज़ होगी और इस पे काम शुरू हो चुका है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसके अलावा माउंटेन टनल्स भी हैं, एक गुजरात में है और 7 महाराष्ट्र में है। गुजरात के टनल बन चुकी है और महाराष्ट्र में काम शुरू हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे धनतेरस का बाजार। वेलकम बैक। धनतेरस से पहले सोने के दाम रिकॉर्ड हाई पर हैं, लेकिन आप इस मौके पर सोने और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा 50,000 से ऊपर की शॉपिंग पर भी सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन कैसे, देखिए रिपोर्ट। धनतेरस अब कुछ ही दिन दूर है और इस मौके पर हर कोई अपनी जरूरत, पसंद या फिर शगुन के तौर पर सोने की खरीदारी करता है और यही मौका होता है ज्वेलर्स के लिए भी कि बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करें। और इस बार अगर धनतेरस की बात करें तो कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट बाजार में मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याण ज्वेलर्स पर और यहाँ पर खास तौर पर धनतेरस के लिए कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अगर गोल्ड प्लेन ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पर 30 से 50% तक
तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है मेकिंग चार्जेस पर। उसके अलावा अगर आप इस तरह की टेम्पल या फिर एंटीक जो कि प्रीमियम ज्वेलरी सेगमेंट में आता है, इस तरह की ज्वेलरी खरीदते हैं तो इस पर आपको मेकिंग चार्जेस पर 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो लाइट वेट ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर भी खास कलेक्शन लॉन्च किया गया है। अभी आप जो ज्वेलरी का पूरा कलेक्शन देख रहे हैं ये हैवी वेट ज्वेलरी का है, क्योंकि धनतेरस के बाद ही शादियों का भी सीजन शुरू हो जाता है और यही वजह है कि लाइट वेट ज्वेलरी के साथ साथ जो हैवी वेट ज्वेलरी है उसको लेकर भी खास कलेक्शन ज्वेलर की तरफ से लॉन्च की गई है। तो अब मैं आ गई हूँ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के एक शोरूम में, जहाँ पर धनतेरस के लिए कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट है। खास तौर पर अगर इन ऑफर्स की बात करें तो इनकी शुरुआत भी हो गई है। क्या कुछ है इसमें तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के किसी भी शोरूम में जब आप जाएंगे और 50,000 से ऊपर की अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर आपको एक तोहफे के तौर पर गोल्ड कॉइन दिया जाता है। अगर आप 50,000 रुपए तक की गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो साथ में आपको 200 मिलीग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए की रेंज में ही कोई डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं तो इसमें आपको 400 मिलीग्राम का गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप गोल्ड कॉइन नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसकी जो वैल्यू है वो अपने टोटल बिल में रिडीम करवा सकते हैं, उससे डिडक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर शॉपिंग करते हुए कुछ कस्टमर्स भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वो ऑफर्स और डिस्काउंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्होंने पहले से ही डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स स्टार्ट कर दिए थे, सो आई जस्ट थॉट कि मतलब आई जस्ट गो शॉप, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग। क्या कुछ लिया है आपने? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड का नेकलेस, गोल्ड की मांग टीका, गोल्ड का ईयर रिंग्स है, ये नथ है, ये मंगलसूत्र है। लोग एक अच्छा मौका मानते हैं धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी करना, और साथ ही साथ वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो गई है और कस्टमर्स भी आने लग गए हैं। ओवरऑल इस बार अगर मार्केट की बात करें तो ज्वेलर्स को उम्मीद है कि इस बार जो सेल रहेगी वो पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए यहाँ पर आपसे फिलहाल लेंगे इजाज़त, लेकिन जाते जाते बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए ख्याल आ रहे हैं। तो अगर आप अपने कानों का ख्याल नहीं रखते हैं, डिस्को में जाते हैं, पब में जाते हैं या फिर घर पे बहुत ज़्यादा हैवी म्यूज़िक सुनते हैं तो भाई थोड़ा सावधान, डीजे वाले बाबू धीमे बजाओ। क्यों बताएंगे आपको आज 5:57 पर, क्योंकि आपके जो कान हैं वो बहुत कीमती हैं।